देन 6 months हैं, 7 months। 8th month चल रहा है सर। जी ऑडिट कहाँ से शुरू करें? काफी आपने मैंने देखा सेटल करके आए हैं पैराज। जी सर, प्री पीएससी हमने की थी। प्री पीएससी काफी सक्सेसफुल लग रही है। जी सर, ये जो एनर्जी डिपार्टमेंट का ऑडिट था, ये 4 फॉर्मेशंस थी, तो मोस्टली जो है कंप्लाइंस इन्होंने शो कर दी है। वर्कलोड मैं बता देता हूँ कि टोटल 35 ऑडिट कमेंट्स हैं, जिसमें 33 जो है ना वो रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है बाई प्री पीएससी, 2 हैं। एक मिनट के टोटल कितने हैं? सर 35 हैं ऑडिट कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें से 33 पे इनकी कंप्लाइंस हो गई है, वो हमने वेरीफाई कर ली है, दे आर रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट। 2 इश्यूज हैं जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, और इसी तरह से टोटल पैराज जो हैं वो 35 हैं ऑफ दीज 4 एंटिटीज़, जिसमें से 24 रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट हैं, और 11 जो हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं जो की इश्यूज हैं, वी वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स दोज इश्यूज। ओके सर, टोटल हम सर स्टार्ट करते हैं पीपीडीसीएल से सर। ठीक है, जिस तरह कर लें, जो 2 रहते हैं उनसे स्टार्ट कर लें। जी सर, ये सर पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 1920 के ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर हमारे कमेंट्स थे, जिसमें से 8 कमेंट्स थे, जिसमें से 7 पे इन्होंने कंप्लाइंस शो कर दी है। सिर्फ पेज नंबर 6 के ऊपर, सीरियल नंबर 6 जी, 2 पॉइंट मैपको वाला। जी मैपको वाला, ये इनकी सर कोई पेंडिंग है रिकवरी मैपको से फ्रॉम 20 से 2020 से, जिस पे पार्शियल रिकवरी हुई है, और इसलिए हमने उसको कहा है कि आपसे ज़रा रिकमेंडेशन हो जाए कि ये एक्सपेडाइट करें रिकवरी को। जी सर, सीओ साहब ने सर आज सुबह भी मुझे ये ब्रीफ किया था कि ये इस पर रिड्यूस होकर सर अमाउंट 30 मिलियन के करीब रह गई है सर। वी आर कंटिन्यूसली रिकवरिंग इट, एंड होपफुली सर इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम कर लेंगे सर। कोई एग्रीमेंट हुआ है आपका मैपको के साथ? सर मैपको के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है, और एज पर एग्रीमेंट ही वो पेमेंट्स का है। ठीक है, हाँ। ये पेमेंट स्टार्ट हुई है सितंबर 2023 के बाद आफ्टर 12 मंथ्स एज पर द एग्रीमेंट, और अभी हमें कोई 15 इंस्टॉलमेंट्स इसकी मिल चुकी हैं। सो वी हैव ऑलरेडी रिकवर्ड 30 मिलियन आउट ऑफ दिस 70 मिलियन, तो 40 मिलियन नेक्स्ट 24 मंथ्स में विल गेट दैट सर। टोटल 36 मंथ्स का आपका एग्रीमेंट है? जी सर, 36 मंथ्स का सर। तो टिल द कंप्लीशन, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन, इसमें इंटरेस्ट भी इनको लेना चाहिए उनसे, जो डिलेड पेमेंट्स हैं उसके ऊपर। वो डिले भी करते हैं पैसा, तो उनके पास दे हैव सफिशिएंट फंड्स, मैपको है सफिशिएंट इस फंड। पे मैं गुजारिश करूंगा सर, ये सर एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स होगा हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिपार्टमेंट की लायबिलिटीज टुवर्ड्स डिस्कोस, उस पर भी ज़ाहिर है बहुत डिलेड पेमेंट्स होती हैं डिस्कोस को, उसके अगेंस्ट वो भी हमें लेट पेनल्टीज वेव ऑफ भी करते हैं, कुछ चार्ज कर लेते हैं, कुछ वेव ऑफ कर देते हैं। इसी तरह सर जो हमारे रिसीवेबल्स हैं उनकी तरफ से, उसके अगेंस्ट भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो रिकवर करते हैं हमारे बिहाफ पे, वो भी हमें चूँकि टाइमली पास ऑन नहीं होती तो सर हम भी उस पर पेनल्टी चार्ज कर लेते हैं। तो इस केस में भी सर अगर ये इस तरह की किसी अरेंजमेंट में गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एग्रीड एक एग्रीमेंट 36 मंथ्स का है, उसमें वो रेगुलर पेमेंट्स दे रहे हैं। हाँ एग्रीड है। तो मैपको वाहिद डिस्को है जो विच इज इन प्रॉफिट, बाकी सारी डिस्को सर अब लेस्को भी ठीक हो गया सर। अच्छा चलिए, दैट्स गुड। ठीक है, फिर इसको आप सब्जेक्ट टू फाइनल पेमेंट, फाइनल रिकवरी मेड, आप इसको डेफर कर दें सर। डेफर ही रहेगा नेक्स्ट, पेंडिंग रहेगा टिल द फाइनल रिकवरी। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि सर अगर आप इसको सेटल कर दें, व्हेन एवर ये कंप्लीट होगी हम पीएससी सेक्रेटेरिएट को इन्फॉर्म करेंगे ऑफिशियली। इसमें ऑडिट के क्या है? कोई इतराज़ नहीं सर, सेटल कर, ये ऑलरेडी इनके नॉलेज में है और पेमेंट शेड्यूल भी आ गया है। हाँ, तो हम दोबारा ऑडिट में देख लेंगे, दोबारा ऑडिट में देख लेंगे, हाँ दोबारा ऑडिट में देख लेंगे, सेटल कर दें सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट सोलर, कायदे आज़म सोलर, कायदे आज़म सर। नेक्स्ट जो है कायदे आज़म सोलर पावर लिमिटेड। हाँ, सोलर तो आजकल बड़ा ज़ेर बहस है। ऑन द ऑनसेट के ऊपर ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या सोलर की जो नेपरा वाली पॉलिसी थी, आपका क्या थॉट्स है इसके बारे में? सर ऐसा हमने चूँकि ऑफिशियली तो उस पर नहीं हमने कमेंट किया, बट जो मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है, मैंने पढ़ी भी है, थोड़ी कैलकुलेशंस भी करके देखी हैं सर।
इस हद तक सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो एम्फेसिस है वो शायद ठीक है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे नेट मीटरिंग के कस्टमर थे 2000 4,58,000 आउट ऑफ कोई 4.5 करोड़ में से। सो इशू इज ऑफ बेयर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स जिनको इफेक्ट होगा सर इसका, ये नहीं मैं कह सकता कि नहीं होगा सर, बट स्टिल सर जो हमने भी कैलकुलेशंस की हैं इट इज़ स्टिल ए प्रॉफिटेबल एंड वायबल ऑप्शन टू रिमेन ऑन नेट मीटरिंग विद सोलर। बट मेरे ख्याल से जो ट्रस्ट ऑफ द पीपल है ना, सिटीजन इन देयर गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर वो शेक हो जाता है, अगर गवर्नमेंट 3 साल बाद पॉलिसी चेंज करती रहे और I spoke to Power Division, वहाँ पे एक JS से मैंने डिस्कस किया था, they told that Prime Minister has already asked them to submit a review before NEPRA on this count, sir. हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा टाइमली स्टॉप पर कर दिया उसको जी सर, so इसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए भी होल्ड रहेगी सर। हाँ, एग्जिस्टिंग के ऊपर उनके लिए भी होल्ड रहेगी। वैसे मेरे ख्याल से जो 4 लाख कुछ 35,000 कस्टमर से ज़्यादा लोगों ने सोलर लगाया हुआ है। सर वो ऑफ ग्रेड हैं, वो ऑफ ग्रेड है मोस्टली सर 14,000 मेगावाट के करीब एस्टिमेट है कि लोगों ने ऑफ ग्रेड सॉल्यूशंस अपने लगाए हुए हैं। 14,000 के करीब? जी सर। अच्छा, विच इज़ मोर देन द करंट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द नेशनल ग्रिड सर। बस कैपेसिटी पेमेंट हमारे ऊपर शिफ्ट ना करें, कंज्यूमर के ऊपर। सर चले जी, कहाँ से? सर ये पेज नंबर 7 है कायदे-ए-आज़म सोलर पावर लिमिटेड के वर्किंग पेपर्स का, पेज नंबर 7, कमेंट नंबर 2.3.2.3 लिखा था वो किधर? हाँ, ये मेरे पास है। सर ये कमेंट है सर 2.3.2.3। इसमें सर हमारा मुद्दा ये है कि कंपनी ने 230 मिलियन और 25 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स PRA को सबमिट कर दिए, जबकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी इन्होंने केस किया हुआ था। तो हम ये समझते हैं कि इनको ये जो पेमेंट्स थी ये कोर्ट में जमा करानी चाहिए थी, रादर टू गिव इट टू द FBR और PRA। सर आप इजाज़त दें तो CEO ऑफ द कायदे-ए-आज़म सोलर रिस्पॉन्ड कर दें। सर इसमें जो हमारा स्टैंस ये है कि सर PRA ने हमें नोटिस किया था, बेसिकली 230 मिलियन की डिमांड की थी सर। ये एक सेल्स टैक्स है, प्रोविजनल जो सेल्स टैक्स है ऑन सर्विसेज, उसके ऊपर इन्होंने किया था और इन्होंने हमें कहा था कि 10 दिनों के अंदर जमा करवाएं। तो हमने चूँकि गवर्नमेंट एंटिटी थे, हमने इनको जमा करवा के सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये इनपुट अलाउ कर दें, चूँकि हमारी जनरेशन भी सब्जेक्ट टू फेडरल सेल्स टैक्स है, तो जब ये अलाउ कर देंगे तो हमारी जनरेशन में हो जाएगा। अभी हमारी रिक्वेस्ट भी यही है हाई कोर्ट से, केस ये चल रहा है PRA में है, जिसके अंदर कि वो हमें इनपुट अलाउ कर दे सर हमें। तो अभी ये हमारा केस हाई कोर्ट में है, जो हम PRA के अगेंस्ट गए हुए हैं। जब हमें इनपुट अलाउ कर देंगे तो हम जनरेशन के अगेंस्ट ऑफसेट कर लेंगे, ये हमारी रिकवरी उसी दिन हो जाएगी सर। ठीक है, लेकिन ये एक प्रोसेस लंबा हो गया है, विच शुडंट हैव बीन डन लाइक दैट। नेक्स्ट फ्यूचर में यू हैव टू बी विजिलेंट, ये नोट कर लें। एक्चुअली सर आजकल तो ये पोजीशन है कि FBR भी और PRA भी ये खुद से बैंक अकाउंट से डिडक्ट भी कर लेते हैं विदाउट आवर कंसेंट सर। सो हम ना भी चाहें पे करना, दे सीज आवर अकाउंट्स, उनमें से माइनस कर लेते हैं सर। वाह भाई, ये भी हो रहा है? ये क्या हो रहा है आपके होते हुए? सर ये है तो ऐसे ही है प्रैक्टिकली। बट जो अगर कहाँ जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप किसी से नेपरा से उन क्लैरिफिकेशन लेनी है या बाकी किसी फाइनेंस से क्लैरिफिकेशन लेनी है, फेडरल फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो उनका इंतजार भी नहीं करते, वो डिडक्ट कर लेते हैं। डिसीजन ना होना तो नहीं चाहिए। होना तो नहीं चाहिए। PRA को लिख देते हैं हम, PRA को भी लिखें सेक्रेटेरिएट कि इस तरह ना करें, जिन कंडीशन में डिपार्टमेंट कोर्ट में है या फिर डिपार्टमेंट हैज सीक्ड एनी information from any other department, until that information is not provided, you cannot deduct anything. सेकेंडली सर मैं एक एडिशनल कमेंट ये भी है कि सर PRA सर ज़ाहिर प्रोविंशियल टैक्स है which goes into provincial And trade, withholding agent है ये तो वो प्रोविंशियल ट्रेजरी में ही जाना है सर।
ऐसा ही है। हाँ वो गवर्नमेंट की तो ये है प्राइस कि सर वो कंपनी भी पंजाब गवर्नमेंट की है, एंड ऑफ द डे इट इज़ इन बिटवीन टू एंटिटीज ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। आइदर वे जो कोर्ट डिसाइड करेगी, अगर हमारी फेवर में होगा तो हम नेपरा से उसको पास ऑन आइटम के तौर पे क्लेम भी कर लेंगे। सो देयर इज़ नो पॉसिबल लॉस टू द कंपनी सर। हाँ आई नो आई अंडरस्टैंड, बट नेपरा से पैसे आपको आएंगे या पीआरए से पैसे आएंगे? सर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आएंगे। अगर किससे, कौन देगा? हाई कोर्ट अगर हमारी फेवर में देगा डिसीजन तो सर हम पीआरए से वापस लेंगे। अगर हमारे अगेंस्ट हुआ डिसीजन एंड कोर्ट सेड के वी शुड पे द पीआरए, देन हम सर क्लेम करेंगे नेपरा से सर। ठीक। और वो हमें रिफंड हो जाएंगे। हाँ वो एक फेडरल गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। हाँ चले ठीक है। इसको आप इसको भी सर अगर इजाजत दें तो आप सर settle मेरा कर दें with the मेरी एक direction रिक्वेस्ट to है सर इसमें, clear it, sir। सिंस द कंपनी ने रिट पिटिशन की हुई है तो हमारा कोई भी फैसला जो है हाँ, वो वो उसको इफेक्ट कर affect सकता कर सकता है, है। हाँ। तो इसलिए हमें इसको पेंड रखना चाहिए टिल द आउटकम ऑफ कोर्ट। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट टू द डिसीजन, क्योंकि फाइनल पेपरा डिसीजन ऑफ द ये कोर्ट। क्लेम कर सकता है, पीआरए ये हाँ, कि क्लेम कर पैसा सकता है settle हो क्योंकि गया। पीएससी ने ये सेटल कर दिया इनका इशू, तो ये हमें अब ये हमारे ठीक बनते है हैं ठीक है, इसको डेफर करें। सर। सर नेक्स्ट पेज नंबर 10 सर। नहीं सैंडविच नहीं, चाय ले आए जी। नेक्स्ट सर पेज नंबर 10 पैरा। अब पैरे शुरू हो जाएंगे, कमेंट्स दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं सर। ये कंप्लाइंस के पैरे हैं सर। इसका टाइटल है एक्स्ट्रा बर्डन ऑन कंज्यूमर ड्यू टू फिक्सेशन ऑफ टैरिफ एट हायर रेट्स। और आई विल टेक एक्सेप्शन के ये जो अभी आपने बात की थी शुरू में, ये उसी से रिलेटेड है। इसमें सर जो मेन हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमने जब 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स को जो नेपरा ने अप्रूव की, डिफरेंट टैरिफ्स अप्रूव किए, जब उनको कंपेयर किया तो हमें ये देखा कि जो रेट ऑन इक्विटी था वो 6 से 8 रुपए था कुछ कंपनियों का, और इनको जो है टोटल, एक मिनट मैं जी सर। अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे 3 कंपनीज का रेफर हुआ हुआ, टोटल कितनी कंपनीज हैं, कितनी आईपीपीज हैं जो सोलर पे हैं? सर इस वक्त पंजाब में आई थिंक पंजाब में सर 5 5 के करीब हैं सर। 5 है सर। टोटल 5 कंपनीज हैं जो सोलर प्रोवाइडेड करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। ऐसे पंजाब गवर्नमेंट की तो एक है, पंजाब बाकी गवर्नमेंट प्राइवेट की एक है, सेक्टर बाकी आईपीपीज हैं। हाँ मैं आईपीपीज, तो आईपीपीज कितनी है? 4 हैं सर। 4 आईपीपीज हैं और एक गवर्नमेंट की है, कायद आजम इस गवर्नमेंट। ठीक हो गया। तो सर हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्राइवेट सेक्टर के सोलर प्लांट्स में उनके लिए जो उन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी अप्रूव किया वो 6 से 8 रुपए था, जबकि कायद आज़म सोलर के लिए वही 24 से 26 रुपए था फॉर इनिशियल 10 ईयर्स। प्राइवेट सेक्टर में फॉर द नेक्स्ट डेट रीपेमेंट पीरियड के लिए 2 रुपये पर यूनिट था, 2 से 3 रुपये पर यूनिट है, और इनके लिए वो 12 से 15 रुपये पर यूनिट है। हमारा एतराज़ ये था कि आप नेपरा को ये हमारी ऑब्जर्वेशन शो करें कि आप प्राइवेट सेक्टर में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आप बहुत कम दे रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप क्यों इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के अंदर जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है वो ये कि ये जब पैसा भी जनरल पब्लिक का है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिटर्न ऑन इक्विटी फोरगो भी कर सकती है टू कीप द प्राइसेस लो। तो ये है इसका क्रक्स ऑब्जर्वेशन का। इस पे इन्होंने ये बड़ा अच्छा पैरा बनाया आपने। इनका कहने का मकसद ये है कि आरओई जो है वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा और हमारा कम क्यों है? सर काम है, कम, हाँ कम और इनका हमारा क्यों? ज़्यादा है सर। मैं सर ब्रीफली इसको आंसर कर देता हूँ, ज़्यादा डिटेल से सीओ साहब बता देंगे सर। हमने प्री पीएससी में भी सर ये गुजारिश की थी ऑडिट से 2 काउंट्स पे। एक तो ये कि सर जब इस कंपनी को टैरिफ अवार्ड हुआ था तो और 3 कंपनीज को भी अवार्ड हुआ था सेम रेट पे सर, जो प्राइवेट सेक्टर की थी, और उसी रेट पे गवर्नमेंट को भी अवार्ड उन्हीं डेट्स में, उन्हीं डेज में सर। सो ये कहना कि जी सिर्फ कायद-ए-आज़म सोलर को ज़्यादा दिया गया है वो शायद मुनासिब या फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। नंबर 2 सर ये चूँकि गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, बिल्कुल ठीक है कि ये बात गवर्नमेंट का आरओई है। हमने सर आज तक जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो इन शेप ऑफ डिविडेंड वापस पंजाब गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है।
it is a public sector owned company, whatever it earns goes back to the provincial treasury. So अगर वो loss to the people की बात की जाए तो शायद ऐसा नहीं है. अगर ये कोई private concern होता और वो profit कमा रहा होता तो शायद ये कहना मुनासिब होता. तो 2015 से लेके अभी तक डीजी ऑडिट था, इन्होंने कुल in these 11 years or 10 years or so, ऐसे ही Yes, sir. 15 में शुरू हुआ था, इन्होंने कोई किसी साल भी लॉस नहीं किया. नहीं सर. अगर इन्होंने किसी साल लॉस नहीं किया so eventually पैसा तो आ रहा है. सर हमारा जो मेन इतराज़ है वो ये है कि मेरे सामने ये एक अल्टरनेटिव एंड रीन्यूएबल एनर्जी पावर पॉलिसी है नेशनल गवर्नमेंट की 2019 की. इसमें कहा गया है कि जो मेच्योर टेक्नोलॉजीज़ है जैसे सोलर टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जो है अप फ्रंट और कास्ट अप टैरिफ जो है ना, कास्ट प्लस टैरिफ ख़त्म करेंगे हम कंपेटिटिव में जाएंगे कि कंपेटिटिव में जाएंगे और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें हम कर सकते हैं. तो ये भी 2019 की पॉलिसी है, ये भी गवर्नमेंट की बनी हुई है. हमारा इतराज़ सिर्फ ये है कि ये जनरस साइड पे आप यूनिट बढ़ा रहे हैं, जनरल पब्लिक को तो पहले पे करना है, फिर वो आप डिविडेंड कमाएंगे, वो गवर्नमेंट आएगी, फिर वो कहीं इनडायरेक्टली उनको उसका बेनिफिट जाएगा. तो डायरेक्ट बेनिफिट तभी होगा जब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर कम हो तो फिर डायरेक्ट फ़ायदा होगा हर बंदे को, ये एंड कंज्यूमर को. तो एंड कंज्यूमर पे कर रहा है पहले अपने पॉकेट से, फिर इनके प्रॉफिट की शक्ल में वो पब्लिक एक्सचेकर में आ रहा है, तो नहीं हो रहा इफेक्ट. उस तरह से नहीं होगा. आप 10 बिलियन कमा के 100 बिलियन इकट्ठा करके पहले उनसे फिर 10 बिलियन डिविडेंड में जा रहे हैं. लेकिन इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, जैसे कंप्लीटली वो बिना कंपनी ना होती और एक स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज होती जिसने कोई डिविडेंड नहीं देना, जो लिमिटेड भी नहीं है. ये तो लिमिटेड कंपनी है सर. इनका तो बिजनेस फंक्शन ही ऐसे है. सर देखिए अब उन्होंने किया क्या है कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये रिड्यूस कर दी फ्रॉम 17 to 12% इन अक्टूबर 20. ये उससे पहले का पैरा बना हुआ हमारा. अक्टूबर 20 से पहले का 20 में ये रिड्यूस हो गई. मेरा कब बना है? ये सर 2019-21 का ऑडिट है, ये 20 में बना था सर. 20 में ही बना था. तो 19 का तब जो पॉलिसी थी अक्टूबर 20 में गवर्नमेंट ने आरओई को कम कर दिया, 17 से 12% कर दिया. ठीक है. और फिर फर्दर रिडक्शन की 40% ड्यू टू एक्सक्लूजन ऑफ डेट, क्योंकि इनका डेट पे हो गया था जुलाई 25 में. एम आई राइट सर? ऐसे तो मजीद रिड्यूस कर दिया. हम स्टिल कहते हैं कि ये हायर साइड पे है इनका जो यूनिट रेट है, पर यूनिट रेट. तो ये नेपरा से क्लैरिफिकेशन ले लें. हम तो ये कह रहे हैं कि उनसे यही पूछें कि भाई आप जो प्राइवेट सेक्टर के लिए कर रहे हैं उस इनिशियली इन्होंने लिया तो था इनिशियली नेपरा से रेट. सर मैं आपकी इजाज़त हो तो सर, एक तो सर जब ये टैरिफ अवार्ड हुआ था सर, ये पाकिस्तान का पहला सोलर पावर प्लांट था. सो नो प्रीवियस बैकग्राउंड, नो एक्सपर्टीज, सो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा था. सो आई थिंक फाइनेंसिंग कॉस्ट भी हमारी इसीलिए ज़्यादा थी कि रिस्क का चांस ज़्यादा था, नंबर 1 सर. सो उस वक्त का एप्लीकेबल टैरिफ हाइंड साइड में आज हम सोचे तो शायद हमें लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त शायद सोच समझ के दिया होगा उन्होंने. नंबर 2 सर गुजारिश ये है कि ये टैरिफ ग्रेजुअली हर 2-3 स्टेजेस में ऑलरेडी कम हो चुका है. पिछले साल सर नेशनल टास्क फोर्स फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई थी जिन्होंने तमाम IPPs इंक्लूडिंग जो पब्लिक सेक्टर की हैं सबके रेट ने रीनिगोशिएट किए हैं. हमारे पावर परचेज एग्रीमेंट्स रिवाइज हुए हैं, बेयर मिनिमम प्रॉफिट पे आ गए हैं सर. सस्टेनेबल हैं. अब हम ये नहीं कह सकते कि वी आर अर्निंग गुड मनी, वी आर जस्ट सस्टेनिंग नाउ एज ऑफ टुडे सर. नंबर 1 इन 3 जो हमारी सर 4 कंपनीज हैं जो पावर जनरेशन करती हैं, हमने तकरीबन 900 अरब रुपए का पास ओवर दिया है इस टास्क फोर्स के थ्रू अपनी रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स के ऊपर. वो 900 अरब प्लस जो पाकिस्तान भर की IPPs के साथ रीनिगोशिएट हुए एग्रीमेंट्स, उसकी वजह से जो एक्चुअल टैरिफ कम हुआ पाकिस्तान में वो शायद 2 से ढाई रुपए था सर जी. तो सिर्फ एक कायदे से हम सोलर का सर ये और को थोड़ा अगर हम चंद पेनीज कम भी करवा लेंगे उससे नेशनल टैरिफ पे कोई फर्क नहीं पड़ना. जब बाकी IPPs के कम हुए थे आपने भी अपना रेट कम किया था? हमने भी किया उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे बाकियों के जी सर. और प्रोविंशियल कैबिनेट की अप्रूवल से हमने फिर वो एग्रीमेंट रिवाइज्ड साइन किए हैं सर.
मैं सर बस लास्ट कमेंट, बाकी फिर आप फैसला कर लीजिएगा कि इनका चूंकि डेट पे हो गया, रीपे हो गया सारा, अब ये सारा जनरल पब्लिक का पैसा है जो इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके ऊपर अगर आरओई जो है अगर मजीद कंपैटिबल हो जाए तो उससे फ़ायदा ही होगा एंड कंज्यूमर को। बट ऑडिट मुझे ये समझने से मुश्किल पेश आ रही है कि इनका बिजनेस मॉडल है, हम कमर्शियल ऑडिट कर रहे हैं ना इनका, जी सर, इनका बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल। अगर ये उस पैसे से पैसा कमा के अपने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे, लॉस करें? सर कॉन्सेप्ट ये है आरओई का कि हम जब प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं कि आप पब्लिक गुड्स में इन्वेस्ट करें तो हम उनको एक फिक्स्ड आरओई देते हैं, क्योंकि प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता प्राइवेट ठीक है, एंटिटी नहीं का। होता, रिटर्न ऑफ इक्विटी एक फिक्स हो गई। आरओई एक डिबेटेबल चीज़ है कि अगर पब्लिक खुद ही पब्लिक गुड्स में इन्वेस्ट कर रही है तो उसके ऊपर खुद ही रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ले रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी का जो जनरल कॉन्सेप्ट है फाइनेंस के अंदर वो प्राइवेट पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि आप पब्लिक गुड्स में इन्वेस्ट करें, और आरओई इसलिए दिया जाता है कि जो बिजली की प्राइस है उसके ऊपर जो इन्वेस्टर होगा उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करनी प्राइस, तो उसको एक फिक्स प्रॉफिट दिया जाता है रिटर्न ऑन हिज इक्विटी, लेकिन वो भी कंपैटिबल होना चाहिए विद द मार्केट। हम ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक कंपैरिजन हमें दे दे कि बाकी आईपीपी क्या आरओई ले रहे हैं सोलर के ऊपर। ठीक है। सर मेरी गुजारिश है कि हम सर ऑलरेडी हमारा जो लास्ट रिवाइज्ड सीपीपीए साइन हुआ है विद द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, उसमें अभी मैंने सीईओ साहब से कंफर्म भी किया है, हमारा आरओई ऑलरेडी 12% पे आ चुका है सर। सो वो जो 18% का फिगर था वो ऑलरेडी 6% रिड्यूस हो गया सर, नंबर 1 सर। नंबर 2 आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि सर ये एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट बिल्कुल इसको ऑपरेट करते, इसका जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है गवर्नमेंट के बजट से पे होता। अब ये कंपनी सेल्फ सस्टेनिंग है सर, वट एवर प्रॉफिट इट अक्रूज गोज बैक टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर। बड़ी कुछ थोड़ी सी कंपनियां ये हैं, उंगलियों पे हम गिन सकते हैं जो प्रॉफिटेबल है। सर हमारी चारों पावर कंपनीज प्रॉफिट में हैं सर, सस्टेनिंग है, और उन पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा सर। एंड आरओई भी आपका अब नॉर्मल रेंज में आ गया है। नहीं सर, नॉर्मल अभी भी नहीं है सर 12% है। और सर, सेकंड हमने कहा प्राइवेट सेक्टर में जो नेपरा ने अलाउ किया वो 6 to 8% इनिशियल पीरियड के लिए था, नहीं वो तो रेट इनिशियल पीरियड के लिए था 6 to 8 रुपीस, हाँ जी, और डेट मैनेजमेंट के लिए इनिशियल 10 ईयर्स में। नहीं आप रेट पे आ गए ना, आप मुझे बताएं आरओई क्या है? सर आरओई इनका जो इनिशियल आरओई था वो 24 रुपए था, हाँ जी, अब ये कह रहे हैं ये 12 रुपए पे आ गया है। प्राइवेट सेक्टर में डेट पेमेंट के बाद जो है वो 2 to 3 रुपीस है। आपने जो प्रॉफिट कमाना है वो आपने एफिशिएंसी से कमाना है, अंडरस्टैंड, ठीक है, ना कि आपने एक फिक्स चार्ज करना है कंज्यूमर को कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप 10% दें, 12% दें, और वो हम आपको प्रॉफिट के तौर पे शो करेंगे। आपको ये लगता है सेक्रेटरी साहब की ग्रेजुअली, क्योंकि उन्होंने अपने बिगिनिंग में कहा कि ये पहली कंपनी थी जो ये जिसने पावर प्लांट लगाया सोलर का, सो एक वो अनसर्टेनिटी होती, एक रिस्क बहुत बड़ा लिया, इसीलिए उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए ज़रा मार्जिन ज़्यादा रखे। आपका सेक्रेटरी साहब क्या ख्याल है कि इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम ये और भी कम हो जाएगा? सर मेरा ख्याल है कि नॉट अफेक्टिंग योर प्रॉफिट। सर प्रॉफिट नहीं रहेगा, इससे आप थोड़ा सा भी नीचे फर्दर जाएंगे तो ये लॉस मेकिंग में चला जाएगा और पब्लिक सेक्टर विल बी बेयरिंग इट्स कॉस्ट। सर डीजी साहब आप चाहते हैं कि ये लॉस करें? मैं सर ये इनके मॉडल पे बात कर रहा हूँ, मैं मेरा जो मॉडल नहीं है, मॉडल ये है कि ये प्रॉफिट जो शो कर रहे हैं ये सिर्फ आरओई की वजह से प्रॉफिट में है। हाँ, जो एंड कंज्यूमर पे कर रहा है 10 रुपए हर यूनिट के पीछे, 12 रुपए हर यूनिट के पीछे हम पे कर रहे हैं, तब ये प्रॉफिट में है। तो लेट्स सजेस्ट सर मेरी गुड सर इनकी अपनी नेपरा की पॉलिसी है, पावर पॉलिसी है, इसमें लिखा हुआ है सर ऑडिट जो थोड़ा जब हम प्री पीएससी में भी इस पर बहुत बहस की थी, एंड अमेज्ड के ऑडिट इतना कंसर्न्ड है सर पब्लिक वेलफेयर के लिए, एवरीबॉडी शुड बी। लेकिन सर गुजारिश ये है कि ये टैरिफ नेशनल लेवल पर डिटर्मिन होता है बाय पेपरा, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ डिसाइडेड बाय दिस कंपनी। एग्जैक्टली, तो मैं आप ये कर लें कि आप नेपरा की पॉलिसी जो है सर उसके ऊपर एक अपना रिव्यू कर लें सर प्लीज़। हाँ, रिव्यू करके एक अगर कुछ पॉलिसी चेंज हो सकती है
और वो भी आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं कि वो उससे इफेक्टिवनेस भी बेहतर हो जाएगी एंड एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सर एनालिसिस करके Analysis कर लें। में दोबारा दिखा देते हैं जी सर। सर। जो हमने सारा डेट पे रीपे किया है, चाइनीज कंपनी थी उसको, जिसको नहीं सर, चाइनीज ये पंजाब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से लोन वाज फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट और बैंक ऑफ पंजाब का कंसोर्शियम था सर, हमने सारा उनको पे कर दिया। पे कर दिया। That's good. ऑपरेटर हमारा अभी भी चाइनीज कंपनी है, O&M वो चला रही है सर। अच्छा ठीक, नेक्स्ट। Sir, next on page 13, loss due to non-registration with clean development mechanism, executive board resulting in non-achievement of carbon credits. अच्छा सर, ये इसमें हमारी कंटेंशन ये थी कि ये जब प्रोजेक्ट COD में गया, कमर्शियल ऑपरेशनल डेट इसकी जो थी वो 2015, तो 2015 से 18 तक ये कार्बन क्रेडिट क्लेम नहीं कर सके। 2018 के बाद अब नाउ दे आर रेगुलरली अर्निंग दी कार्बन क्रेडिट्स। तो हम ये कहते हैं कि आप इनको डायरेक्शन इस तरह की दें कि एंटिसिपेट करें कि जहाँ भी कहीं कोई बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में, तो उसको पहले से फोर्सी किया जाए। बिल्कुल, कार्बन क्रेडिट तो सर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ मुल्क के लिए। सर वो सर हमने प्री PSC में एक्सप्लेन किया था ऑडिट को सर कि एक ड्यू प्रोसेस है इन कार्बन क्रेडिट्स को क्लेम करने का, एक लंबा प्रोसेस है सर। जब ये कंपनी बनी उसी साल से उन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर लिया था। सो फर्स्ट हमारी जो इन्वेस्टमेंट उस पर हमें इनकम आई सर, वो 2018 में आई। इट टुक अस 2.5 years। ऑडिट का ख्याल ये है कि वी हैव लॉस्ट द 2 years पीरियड जिस पे हमें ये क्रेडिट लेना चाहिए था। तो सर वो एक ड्यू प्रोसेस है, वो प्रोजेक्ट लगने वो के एक बाद इंटरनेशनल बॉडी है जो डिटरमिन करती है। और वो क्या project- नाम है उस बॉडी का, क्या बोलते हैं? UNFCC। चेयरमैन साहब, चेयरमैन बिलावल ने उसके ऊपर बड़ा काम किया था UNFCC के, एंड सिंध गवर्नमेंट बड़ा अर्न कर रही है कार्बन तो क्रेडिट। वो ये सर कि ये प्रोजेक्ट लगने के बाद प्रोसेस किक ऑफ होता है, उससे पहले प्रीएम्प्टिव अच्छा, उसके ऊपर ये UNFCC की कोई ये पॉलिसी है कि जब तक आप प्रॉफिट नहीं अर्न करते तब तक आप कार्बन क्रेडिट भी आप नहीं क्लेम कर सकते? सर बेसिकली तो ये कार्बन डाई जो एमिशंस हैं उसको अवॉइड करने के अगेंस्ट कार्बन क्रेडिट I देते हैं। understand, हाँ। हमें जैसे 1 लाख कार्बन क्रेडिट मिलते हैं सर, दिस इज अवॉइडिंग 100 जो है 1 लाख कार्बन डाइऑक्साइड जो मेट्रिक टन है उसको अवॉइड करने के अगेंस्ट वो हमें 1 लाख कार्बन क्रेडिट देते हैं सर। अब ये कार्बन क्रेडिट इंटरनेशनल मार्केट में सेलेबल हैं सर। इसको हम पिछले 2018-19 और 19-20 के हम $2 लाख कमा चुके हैं सर इसके अंदर। दिस वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव जो हमने अपने तय लिया था कि ये एक एक्स्ट्रा इनकम है जो कंपनी को आ सकती है सर इसके अंदर। और ये इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी हम सर 2 लाख के करीब कार्बन क्रेडिट बेच रहे हैं 2021 से ऑनवर्ड सर, वो भी हमारा टेंडर आया हुआ है सर। चूँकि एक अलहदा इनकम है तो इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें ऑडिट का ये ख्याल था कि अगर आप इसको पहले करते, अब सर जो नए प्रोजेक्ट हैं जितने भी एनर्जी डिपार्टमेंट के हैं जो कार्बन मार्केट में रजिस्टर हो सकते हैं वो ऑलरेडी PC1 का पार्ट है। चूँकि हमने ये इनिशिएटिव लिया था तो दिस इज ऑल गोइंग ऑन। सर आई अंडरस्टैंड, यू नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट सर। आप ये गवर्नमेंट की IPP है, ये किसी की प्राइवेट एंटिटी नहीं है, एंड यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन सीकिंग कार्बन क्रेडिट्स इन द फ्यूचर। कोई साल ऐसा हम मिस नहीं होना चाहिए जिसमें हम कार्बन क्रेडिट मिस करते हैं। तो मतलब preemptive हो जाए, थोड़ी सी पॉलिसी ऐसी करने कि के जब प्रोजेक्ट कंसीव किया जाता है तो उस वक्त ही उसकी प्लानिंग कर ली जाए, क्योंकि 2015 में इन्होंने कार्बन क्रेडिट्स अर्न करने शुरू कर दिए थे बिकॉज सोलर प्रोड्यूसिंग शुरू हो गई थी एनर्जी, तो वो भी क्लेम किए जा सकते हैं। लेकिन अब हम कहते हैं कि ठीक है, प्रीवियस क्लेम हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता सर एक इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। जब प्रोजेक्ट लग जाता है ना सर, उसके बाद हम इसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स आते हैं, वेरीफाई करते हाँ, हैं। एक लेंथी प्रोजेक्ट है। उसके बाद वो हमें एलोकेट करते हैं कि X नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स आपने अर्न कर लिए हैं। देन उसको सेल करने का एक पैरेलल और तरीका है सर। इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 years सर। हमारा हमने बायो फर्टिलाइजर और गैस का प्लांट लगाया लाहौर में, उसके लिए हम पिछले कुछ 6 माह से लगे हुए हैं, अभी तक हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई सर। सो वो लगने के बाद किक ऑफ होता है सर, उससे पहले हो नहीं सकता सर। आप अपनी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ना वो भी वेरीफाई करवा दिया करें सर, वो दे ऑडिट को, दी ताकि थी सर। ऑडिट को वो दिखा दी पैरा बने ही ना। जी सर, वो दिखा दी थी, बट उनका ख्याल था कि ये लॉस हो गया, पॉसिबल के 2 साल हमारे मिस हो गए हैं शुरू में सर। सेटल कर देंगे इसको। ठीक, थैंक यू सर।
नेक्स्ट सर पेज 16 32 पे आए ना जरा, जी सर 32 32 इसमें 50% payment agreed by the CPPA, PPAC pended the para till recovery of recommended place the matter before PAC regarding 50%. ये क्या है? सर पैरा नंबर 2.3.4. जी सर, इसमें सर हमने ये देखा कि इनको ने जो इनवाइसिंग की CPPA को, उसमें वो रॉन्ग इनवाइसेस थी। 0.7% की डिग्रेडेशन ये खुद उसमें डालते रहे, जबकि वो ये बेटर परफॉर्म कर रहे थे। इन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया पैरा, और उसके बाद इन्होंने CPPA के साथ मैटर टेकअप किया तो वो एग्री कर गए, लेकिन 50% जो ओवर लेस पेमेंट हुई है उसका 50% उन्होंने एग्री किया, लेकिन पेमेंट अभी नहीं की। तो बाकी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। 50% उन्होंने एग्री किया, एग्री कर लिया है कि जो इन्होंने अंडर इनवाइसिंग की थी उसकी अमाउंट 38 मिलियन बनती थी, जिसमें से अराउंड 19 मिलियन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, बट पेमेंट अभी नहीं हुई एडजस्ट। 19 मिलियन का कब पे करेंगे? सर उसमें हमारे बोर्ड का ख्याल ये था कि हमें ये पार्शियल पेमेंट नहीं लेनी चाहिए और हमें फुल क्लेम को ही कॉन्टेस्ट करना चाहिए। दो ऑप्शंस हो सकती हैं कि या तो हम सर ले लें ये 50% और बाकी 50% वेव ऑफ कर लें विद द अप्रूवल ऑफ प्रोविंशियल कैबिनेट, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन हो सकता है, हम खुद से ये डिसीजन कर नहीं सकते। या ये है कि हम फिर लिटिगेशन में चले जाएंगे, क्योंकि और हाँ, चले जाएं सर। यू कैन काइंडली सीक अप्रूवल इस पे, जो दोनों आइदर कैबिनेट के सामने रख लेते हैं सर, ये कैबिनेट में ले जाएं और जी, ठीक इसकी है अप्रूवल आप कैबिनेट से ले लें कि क्या करना है। जी फाइन सर, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर। पेज नंबर 16 पे आए इधर। और 25 पे पहले आ जाएं। 25 पे आपने ये मैंने पैरा पढ़ा है, मुझे जो समझ आई है कि आपने 25 पेज नंबर 25 कोई एडवाइस CPPA से सीख करना चाह रहे हैं जी आप? सर, इसमें यह है कि जो EPA के स्टैंडर्ड्स और नेपरा के स्टैंडर्ड्स हैं उनमें फ़र्क है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप क्लैरिफिकेशन लें, जो इनका डिग्रेडेशन एफिशिएंसी है पावर प्लांट की, उसके अंदर EPA से क्या मुराद है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अच्छा, EPA में एनर्जी परचेज वो भी तो है ना? सॉरी, एनर्जी परचेज एग्रीमेंट, एनर्जी परचेज एग्रीमेंट में, और जो नेपरा ने इनका टैरिफ अप्रूव किया है, टारगेट जो फिक्स किया, उसमें वेरिएशन थी। ठीक है। सर सीओ साहब बता रहे हैं कि उनका जवाब आ गया, आप इजाज़त दें तो वो ज़रा हाँ जी। पढ़ देते हैं सर। नहीं, जवाब आप पढ़े ना? जी ये तुमने दे दिया? जवाब आप ऑडिट जी सर। जवाब उनके पास CCPA का आ गया है, ठीक है CPPA का, सर। तो आप वो देख लें कि EPA की जो एग्रीमेंट इनका है उसके साथ ऑब्वियसली कोरिलेट करता होगा वो, जी, राइट, तो आप वो देख के फिर इस पैरा का फेट सेटल कर दें, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ दैट जी, लेटर। ठीक है सर। आप पेज 16 पे आ जाएं। 16 मैं ये अपनी कुछ चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। आप मुझे पेज नंबर बताएं कौन सा? सर 16 तो हो गया सर, 23 पे एक पेंडिंग है सर। नहीं 16 ये वो पैरा इज रिकमेंडर फॉर सेटलमेंट, बट मैं इसकी वो समझना चाह रहा हूँ कि ये पैरा बना क्यों था। जी जी साहब। ये सर उस जब हमने ऑडिट किया था उस वक्त अभी इन्होंने इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अभी नहीं दी थी, उस वक्त हमने कैलकुलेट की थी अराउंड 7 बिलियन। वो खुद गवर्नमेंट है सर? नहीं, लेकिन इक्विटी दे आर बाउंड टू पे इक्विटी, ओके कंपनी, हाँ ठीक है। गवर्नमेंट को इक्विटी देनी थी, इन्होंने डिविडेंड देना था। अब इन्होंने 8 बिलियन दे दिया है, तो हमने इसको रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट कर दिया। उस ईयर का दिया है जो एक्यूमुलेट जो एक्यूमुलेटेड बनता था, जो जाहिर है जो अकाउंट्स में ये करेंगे डिसाइड के 8.7 बिलियन बनता था। उस वक्त सर 7 बिलियन था, 7.2 बिलियन। अब इन्होंने 8.7 बिलियन पे कर दिया है। चलें गुड, पैरा सेटल कर दें। जी सर। सर पेज 23 है सर, जिस पे पेज नंबर
23 ये भी सर थोड़ी सी रिकवरी है जो इन्होंने O&M कॉन्ट्रैक्टर से करनी थी, इन्होंने खुद पे कर दी, तो हमारा कंटेंशन ये है कि आप ये 2.7 मिलियन जो है OM कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करें। कर लिए ये सर Verify बता करके- रहे हैं कि मीटिंग में भी इन्होंने कहा था कि हम रिकवर कर लेंगे, तो अब ये बता रहे हैं कि रिकवर कर लिया, हम इसको सब्जेक्ट सेटल हाँ, रिकवर करके इसको वेरीफाई करके सेटल कर लें। सर। नेक्स्ट बस सर ये तो सारे पैरे जो हैं ये बाकी ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं सर। ठीक सेटल कर दें सर। जी राइट सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट जी कायदे आज़म थर्मल, ये जो सोलर है वो साहिवाल में है, जो थर्मल है वो किधर है? सर वो सीपैक प्रोजेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है, हमारा नहीं है सर। सॉरी, सीपैक के पास है वो? जी सर, फेडरल गवर्नमेंट का सर। फेडरल गवर्नमेंट का है वो? सर ये सर इनके 7 पैरे हैं जिसमें से 6 रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट हैं और एक पैरा है इनका 7 पेज नंबर पेज नंबर 34। पेज नंबर से मैं बताता हूँ। जी सर। नहीं सेक्रेटरी साहब, ये जो कायदे आज़म थर्मल पावर है जो आपके अंडर है, जी सर। ये किधर है? में सर शेखुपुरा शेखुपुरा में शेखुपुरा में। सर। सर ये पेज नंबर 34 जी। एक्सेस एक्सपेंडिचर अंडर सर्टेन हैंड्स ऑफ मुझे मुझे कैसे पता था कि 34 पे आपने आना ही आना? सर 34 पेज बाकी सेटल है? जी सर, बाकी रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट उनमें कंप्लायंस इन्होंने शो कर दिया सर। जी। असल में इसमें सर ये हुआ है, हमने ये देखा है कि अंडर सर्टन हेड्स इन्होंने जो प्रोविजंस थी अंडर दी टैरिफ एग्रीमेंट उससे ज़्यादा खर्चा कर लिया है और वो अलाउड नहीं था। और बाद में जब इनका ट्रू अप हुआ, ये ज़ाहिर है उस वक्त जब हमने ऑडिट किया तो उस वक्त अभी इनका ट्रू अप नहीं हुआ था, बाद में जब हमने लास्ट ईयर ऑडिट किया तो उसमें ये बात उन्होंने वो बहुत सारे खर्चे जो हैं नेपरा ने प्रूव नहीं किए इनके, जिसकी वजह से वो खर्चा जो है वो स्पॉन्सर को पड़ गया सारा। तो हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल्ड कोई होनी चाहिए प्रोब कि ये कैसे हुआ कि जो अलाउड थे टैरिफ उससे बियॉन्ड ये कैसे गए और किसने इजाज़त दी उसको बियॉन्ड जाने की। जी सर एक तो ये प्लांट सर स्टार्ट इसका डिसीजन शायद 2017-18 में हुआ था, आफ्टर विच जनरल इलेक्शंस केम एंड चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ। उसके बाद ये प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो गया। 2020 में कोविड आ गया, कोविड की वजह से लॉकडाउन था, इंटरनेशनल ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर था, ये प्रोजेक्ट सर बैडली डिले हुआ। फ्रैंकली एंड ऑफ द रिकॉर्ड सर ये O&M कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट पे डिले कम था, हमारे गवर्नमेंट के डिसीजंस का उसमें हिस्सा ज़्यादा था। अगर वो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएं तो इट वुड हैव बीन ह्यूज लॉस टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड ह्यूमिलेशन आल्सो। सर हमने सर अब इसको सेटलमेंट का एक तो ये कि सर हमने इनको ऑलरेडी LDs रिकवर कर ली हैं इनसे $52 मिलियन की सर इसी कॉन्ट्रैक्टर से। ये जितनी ऑब्जर्वेशंस थी पीछे भी जो इन्होंने रिकमेंड की हैं सेटलमेंट की, मोस्टली उस LD चार्जेस में कवर्ड हैं। हमने अकाउंट्स भी चेक करवा दिए थे ऑडिट को कि एवरी ऑब्जेक्टेड अमाउंट उसमें ऑलरेडी कवर्ड है, जो हम ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं फ्रॉम द EPC कॉन्ट्रैक्टर सर। तो अगर इसकी भी वेरिफिकेशन इन्होंने कर ली नहीं, है ये बात तो ठीक है, आप वी अंडरस्टैंड दैट, सर। बट सेक्रेटरी साहब यू बीन इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट आल्सो, और आपके साथ हमारी पहले भी एक निश्चित सोच हो चुकी है। आप बड़ा डिजिटल काम करते हैं एंड अपना होमवर्क सारा करके आते हैं। Thank ये भी बहुत अच्छा आपने PPAC कंडक्ट की हुई है। सर
मैं चाहता हूँ सर कि इसको मैंने पेज 34 को आई ऑल्सो वेंट थ्रू इट और मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है, आपने क्लियरली बता दिया है, बट ये सारा पॉलिटिकल रीज़न नहीं सर, पॉलिटिकल नहीं थी। लाइक सर, फेडरल गवर्नमेंट ने अगर इसका कोई नोटिफिकेशन करना था, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने कोई नेक्स्ट स्टेप मूव करना था, वो साल नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट से नहीं होते रहे, नेपरा से या CPPAG से, जिसकी वजह हमारा एग्रीमेंट ही CPPAG के साथ बहुत लेट हुआ सर। इन सारे इश्यूज़ की वजह से उसने अपना कॉन्ट्रैक्टर ने जो गुड्स थी वो ऑन साइट मौजूद थी उसकी, उसके पार्ट पे डिले इतना नहीं था सर, डिले हमारे अपने पार्ट पे था डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से वो ड्रैग होता रहा। लेकिन सर अल्टीमेटली मैं तो इसको बिगर पिक्चर में सिर्फ बताना चाहता हूँ कि सर ये प्रोजेक्ट आई थिंक $520 मिलियन इसका EPC कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट थी। हम सर इस वक्त जो एंटिसिपेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को क्लोज करना सर, वो $470 मिलियन पे कर रहे हैं। कम? जी सर। कैसे? सर ये हमने जो $52 मिलियन की LDs चार्ज कर ली हैं, ये हिस्टोरिक है सर। गवर्नमेंट सेक्टर में पंजाब में सर किसी ने आज तक इतनी LD चार्ज नहीं की होगी। चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर था सर, एक प्रेशर भी होता है उनका, बट स्टिल मैनेजमेंट डिड ए वंडरफुल जॉब। उन्होंने जो उनकी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल थी एनकैश कर ली और अपना तमाम लॉस कवर कर लिया सर। इसकी फाइनल सेटलमेंट का सर एक एग्रीमेंट हमने ड्राफ्ट किया है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट से वेरीफाई भी करवाया है, बिकॉज वो जाना चाह रहे थे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में सर। टू स्टॉप दैट एक हमने म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट बना लिया, जिसमें वो ये वापस नहीं मांग रहे जो हमने उनको रिकवर कर लिए हैं पैसे सर। अच्छा, मुझे सेक्रेटरी साहब ये बताएं कि इस पैरा की सेटलमेंट के साथ कहीं आपका कोई केस को कोई वीक तो नहीं होगा? नहीं सर, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। फिर सोच लें। मेरा ख्याल है थोड़ी सी वो कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि प्री PSC में हम ये पंजाब थर्मल पे डिस्कस कर रहे थे LD वाला, इनका इशू कुछ डिफरेंट है QTPL का। इसमें मैं ये कहूँगा कि इन्होंने ऑलरेडी एक रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है नेपरा में, जो डिसअलाउड किए हैं। सेक्रेटरी साहब वांट्स टू माय अपॉलॉजी सर, वो LD पंजाब थर्मल की है सर, आई स्टैंड करेक्टेड, वो कायदे आज़म की नहीं है सर। ठीक है वो सर ये दोनों पावर प्लांट एक जैसे हैं, तो वो कंफ्यूजन हो गई। इसमें सर हुआ ये है कि जो करंट सिचुएशन है, चूंकि मैं करंट ऑडिट रिपोर्ट मैंने खुद देखी है और बनाई है, तो इनका EPC कॉस्ट जो है, प्रोजेक्ट कॉस्ट नेपरा ने अप्रूव नहीं की जो इन्होंने मांगी थी, उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस हुआ है कंपनी को। सो आई वुड सजेस्ट कि इस पे एक इंडिपेंडेंट मैं भी प्रोब कर ली जाए, ये देखा जाए कि ये कॉस्ट जो है वो क्यों इनकर हुई, ज़्यादा अलाउ किसने की, और बोर्ड ने क्या फैसला किया कि जो टैरिफ में अलाउड कॉस्ट थी आपने वही करनी थी, उससे बियॉन्ड नहीं जाना था। सर अगर इजाज़त दें तो CEO साहब इसको ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन कर दें। जी CEO साहब। जी, विद द परमिशन ऑफ द चेयर प्लीज़। सर, इसका जो ब्रेकअप है वो ये है, ये जो पैरा है वो 3.7 बिलियन का जी। इसमें सर जो इंश्योरेंस की अमाउंट है वो है 2.4 बिलियन, which is around 65% of the overall amount. Okay, can you explain what is insurance? जी, इंश्योरेंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। एक वो इंश्योरेंस है जो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड है, और दूसरा वो है जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन है। इसमें इंश्योरेंस में जो रेगुलेटर नेपरा हमें अलाउ करता है, एक कंस्ट्रक्शन है और एक ऑपरेशन है। जी, कंस्ट्रक्शन पीरियड की थी, उसमें जो रेगुलेटर हमें अलाउ करता है दैट इज 1% ऑफ द EPC कॉस्ट। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि रेगुलेटर भी फेडरल गवर्नमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसकी अम्ब्रेला में NICL करता है, क्योंकि ये हम जितनी भी इंश्योरेंस करवाते हैं ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NICL के अलावा हम नहीं करवा सकते, तो वो इसको 2% पे उन्होंने चार्ज किया। नेपरा 1% अलाउ कर रहा है, और वो इस पे तकरीबन 14 लेटर्स टाइम एंड अगेन हमने विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड गवर्नमेंट को लिखे। ये लास्ट लेटर ये भी मेरे पास है। तो एक तो सर ये पार्ट है, और इस वक्त इसका रिव्यू चल रहा है विद द नेपरा और नेपरा ट्रिब्यूनल, और नेपरा के साथ जो हमारा डायलॉग हुआ उसमें उन्होंने एडमिट किया NICL, एक मिनट, NICL और नेपरा की आपस में लिटिगेशन चल रही है? नहीं सर। सर एक मिनट सर एक्चुअली ये जैसे उन्होंने जो मुझे समझ आई है सर, मैं अगर जहाँ पे हम मिसिंग होंगे तो वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। मुझे ये समझ आई है कि जो कंस्ट्रक्शन के दौरान NICL जो इदारा है फेडरल गवर्नमेंट का, उसने 2.4 बिलियन की इंश्योरेंस
एम्प्लॉयज़ के लिए चार्ज कर लिया इनसे। टोटल प्रोजेक्ट 3.7 बिलियन का पैरा है, इसमें से 2.4 बिलियन सिर्फ NICL को दे रहे हैं ये, सर ऐसे है कि जो 2% विच इज अलॉट। जी तो सर, प्रोसेस ये है कि नेपरा ने हमें एक बार लगाया हुआ है कि इंश्योरेंस कॉस्ट 1% से ज़्यादा नहीं होगी, ओके, जो हमें वो टैरिफ में अलाउ करते हैं सर। साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और पावर डिवीजन की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इंश्योरेंस हम खुद नहीं करवा सकते, हमने NICL को लिखना है, उन्होंने हमारे बिहाफ पे इंश्योरेंस बाय करनी है सर। ओके, उन्होंने सर जो इंश्योरेंस बाय की वो दैट वाज अप टू 2% ऑफ द कॉस्ट सर। वो जो डिफरेंस है सर 1% का, वो नेपरा ने पहले हमें नहीं दिया हुआ। वही CEO साहब बता रहे हैं कि हमने उसके अगेंस्ट रिव्यू फाइल किया हुआ है और वो अंडर एडजुडिकेशन है विद द नेपरा। हम क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं रिव्यू नेपरा कोई किया हुआ है? नेपरा के पास हमने किया हुआ है। फेयर इनफ। तो वो सर जैसे ही नेपरा उसका डिसीजन करेगा सर वी विल रिकवर इट सर। इसमें दो सर एस्पेक्ट्स हैं। वन एस्पेक्ट है परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस, इट हैज़ टू बी 1%, और 2% वो तो कह रहे हैं कि होना 1% ही चाहिए था, हम 1% कंटेस्ट कर रहे हैं। नॉर्मली है ना सर, एक तो ये हो गया, और सेकंड कॉस्ट है। कॉस्ट आप प्रोजेक्ट की क्या डिटरमिन कर रहे हैं? तो ये दोनों हम चीजें ये कह रहे हैं- NICL डिटरमिन करती है बियॉन्ड आवर कंट्रोल। No, NICL only determines the insurance cost. वो इंश्योरेंस जो कॉस्ट ये बताएंगे, भी वही लेते हैं, सर। जो कॉस्ट ये लेंगे वो इवेंचुअली नेपरा ने अप्रूव करनी है कॉस्ट। हम ये कह रहे हैं कि इनकी जो EPC कॉस्ट है वो भी नहीं नेपरा ने अप्रूव की। सो बिगर इशू है। दो एस्पेक्ट हैं। वन सर, को हम मैं- मान लेते हैं कि वो नॉर्मली है 1 और 2% की, कि NICL को उन्होंने कहा जी 2% पे लेना है, तो इट हैज़ टू बी रिजॉल्व ना, कि फेडरल गवर्नमेंट कंट्राडिक्टरी तो नहीं इशू कर सकती, तो दे रिव्यू में गए हुए हैं 1% का। ठीक है। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू। हम ये कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट ऑडिट का सर, ऑडिट का ये ऑब्जेक्शन है कि आपका जो 2.4 बिलियन का जो अमाउंट का इशू है वो तो आपकी इंश्योरेंस का इशू है, वो तो चले सेटल हो जाएगा, वो सर। कोई अनोमली है, वो किसकी गलती थी, वो ठीक है। बट जो आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है वो एनर्जी कॉस्ट, सॉरी विच कॉस्ट, EPC कॉस्ट, EPC cost। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। सर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर, पैरा में तो EPC कॉस्ट का तो चैलेंज नहीं किया गया, ये तो एक कैलकुलेट किया गया है कि 3.4 बिलियन का डिफरेंशियल है जिसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही कंपनी, जिसमें से हम बता रहे हैं कि 2.4 बिलियन तो सिर्फ इंश्योरेंस का है। ठीक है। सो ये अब एक नई बात कर रहे हैं। आपके ये देखिए, आप रिव्यू में प्राइस सर हैज नॉट बीन नहीं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये हम नहीं लेके आए इशू, ये आप लेके आए हैं। आपने रिव्यू पिटीशन फाइल की है अबाउट योर ट्रू अप, जो ट्रू अप दिया है नेपरा ने, उसमें कास्ट अप्रूव नहीं की, जो इन्होंने की थी उसने कम की है अप्रूव। तो इट्स नॉलेज, योर ऑडिट के नॉलेज में भी है। सर मेरी गुजारिश थोड़ी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मे बी रॉन्ग, मैं सब प्रेजेंट कर लूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग सर 7वां में जो इस डिपार्टमेंट में है ना, तो हम सर खुद इंश्योरर एक्वायर करते हैं, वी जस्ट पुट अ डिमांड टू NICL, बिड वो करवाते हैं, सक्सेसफुल बिड वो हमें कन्वे करते हैं कि जी ये सक्सेसफुल बिड है, यू साइन द एग्रीमेंट्स एंड वी पे फॉर इट। ठीक है सर, वो अगर तो मैनेजमेंट का डिसीजन हो या बोर्ड का डिसीजन हो तो फिर तो हम उसी वक्त कॉन्टेस्ट कर लेते हैं कि जी ये परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है तो हम नहीं ले सकते। सेकेंडली सर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का प्लांट है, वो एक दिन के लिए भी हम विदाउट इंश्योरेंस नहीं छोड़ सकते सर। एक इंसिडेंट हुआ सर हमारा पंजाब थर्मल में, हमारी एक वहाँ पे आग लग गई, एक फर्नेस हमारी जल गई सर। हम क्यों बच गए? कि हमारी इंश्योरेंस इंटैक्ट थी सर। अब हम सर इस डिबेट में कि फ्यू 100 मिलियन का या फ्यू बिलियन का ये वो आग लग गई तो सर वो पूरा प्लांट जाएगा। तो मैं सर नहीं अफोर्ड करता कि मैं इंश्योरेंस के झगड़े में पड़ जाऊं, जबकि वो मेरा हेडेक नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि आपने NICL को डिमांड देनी है, उन्होंने आपको बाय करके देनी है इंश्योरेंस। एट व्हाट रेट, इट इज़ देयर डिसीजन, नॉट आवर्स। ठीक है। उसकी वजह से कॉस्ट भी अगर आपकी प्रोक्योरमेंट बढ़ गई है तो फिर भी आपको कोई सर एतराज़ हमें इस था, इसीलिए हम फिर नेपरा के पास चले गए कि जो एक्सेस कॉस्ट लगी है हमारी इंश्योरेंस पे, आप हमें वो भी रिकवर करके दें वापस। दिस इज व्हाट इज अंडर कंसिडरेशन विद नेपरा नाउ। ठीक है, चलें। नेपरा रिफ्यूज्ड। नहीं सर, अभी सर अंडर अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे डायकोटमी ये है कि ये रिव्यू पिटीशन में गए हैं, पहला सेटल कर दें फिर रिव्यू पिटीशन भी वापस ले लें। नहीं इसमें अच्छा, इन्होंने रिव्यू किया हुआ है adverse फाइल। फैसला कर दिया नेपरा ने
इन्होंने रिव्यू पिटीशन रिव्यू की हुई है, तो अगर आप इसको सेटल कर देते हैं तो ये रिव्यू भी वापस ले लें फिर। सर हम नहीं कह रहे कि आप सेटल कर दें, मैं सिर्फ उसको क्लियर कर रहा हूँ, आप रख लें इसको पेंडिंग। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक और इशू है जो मैं आई एम ब्रिंगिंग टू योर काइंड अटेंशन ऑफ चेयर, कि मैं चूंकि करंट ऑडिट भी इनका कर रहा हूँ, तो हम ये कह रहे हैं कि इनका ट्रू अप में जो इनकी ओरिजिनल कॉस्ट ईपीसी कॉस्ट थी वो नेपरा ने अप्रूव नहीं की, वो कम की है। सो देयर आर सम लार्जर इश्यूज। तो मैं ये कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शुड लुक इनटू इट, इसमें एक इंडिपेंडेंट वो सर प्रोब अब current करें कि audit देखें में- कॉस्ट एस्केलेशंस कहाँ पे हुई हैं और क्यों नहीं नेपरा ने अप्रूव की कॉस्ट। सर मेरी गुजारिश होगी कि वो करंट ऑडिट में देख लें, कोई टेंजिबल चीज़ लगती है मेरे साथ आप पर्सनली डिस्कस कर लें, आई विल बी द लास्ट पर्सन जो कुछ छुपाएगा सर। इसमें सर एक और गुजारिश है चेयरमैन साहब, जो मैनेजमेंट के बस में था वो था 800 मिलियन का सेल्स टैक्स हमने एफबीआर को जो ना क्लेम किया था ड्यूरिंग 2020, वो लिटिगेशन में चले गए लाहौर हाई कोर्ट में। वो अभी 3 हफ्ते पहले लिटिगेशन इन द फेवर ऑफ हमारी कंपनी हुई है। अब हम वो एफबीआर से क्लेम कर रहे हैं, वो भी जो ना जी 800 मिलियन वो रिकवर हो जाएगा। ये जो अभी हमने अंडर रिव्यू की बात की है, ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक नेपरा रिव्यू, एक नेपरा ट्रिब्यूनल रिव्यू, 2 जगह पे हमारा रिव्यू चल रहा है। और ये मोस्ट प्रोबेबली इन द कमिंग मंथ्स ये उनको सेटल करना पड़ेगा। सर ये जो कुछ भी हुआ है विद द अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल बोर्ड और लैंडर्स की कंसेंट से, बल्कि लैंडर्स ने इस प्रोजेक्ट में ये कंसेंट दी है कि जितनी भी प्रोजेक्ट कास्ट है, प्रूडेंट कास्ट है, उसके पीछे वो लैंडर्स जो है ना इस वक्त वो पूरा स्टैंड कर रहे हैं। और सर दिस इज़ द ओनली प्रोजेक्ट इन द पंजाब कि जो आउट ऑफ 68 कंपनीज है हाईएस्ट प्रॉफिट पेड प्रोजेक्ट है, और इसकी एफिशिएंसी एवरीथिंग इज अबव बोर्ड जी। और इसका जो लेंडर है वो कौन है? इसका लैंडर सर इक्विटी जो है वो 25% पंजाब गवर्नमेंट है और 75% जो है ना बैंक हैं जी। हबीब बैंक है सर, हबीब और नेशनल बैंक मेन बैंक। लीड बैंक हबीब बैंक है, बाकी कंसोर्शियम है सर। बैंक लॉस करें ये तो हो ही नहीं सकता डीजी साहब। तो ये देयर इन प्रॉफिट इनका एक इनसे पूछें एफिशिएंसी कितने हैं, एमरजेंसी क्लॉज एफिशिएंसी कितने पे ये प्रॉफिट जो बता रहे हैं, कितने परसेंट एफिशिएंसी, ये कैपेसिटी जी पेमेंट हमारी एफिशिएंसी 61% है जी। और इस वक्त हमारी जो वहाँ पे इन कंपैरिजन जो विद ऑल अदर इकोनॉमिक मेरिट एरर जो है वो 21 है, और मैक्सिमम हमारा डिस्पैच हो रहा है इस वक्त जी। सर मैं 61 के ऊपर ही इसमें profit make कर ऑडिट रहे की हैं। सर एक कन्फ्यूजन आपकी इजाज़त से आप इजाज़त दे तो मैं वो दूर कर दूं। सर एफिशिएंसी का और कैपेसिटी पेमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है सर, जिधर वो रेफर कर रहे हैं। एफिशिएंसी ये है कि हाउ एफिशिएंट प्लांट इज़। सर जब ये प्लांट लगे थे उस वक्त भी ये टर्बाइंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट दुनिया में थी सर। ये आई थिंक 61% से ऊपर की एफिशिएंसी है। उस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल थी सर दुनिया में वो शायद 55-56% एफिशिएंट थी। ये सीमेंस की जो सीमेंस की नहीं जी अमेरिकन मेड है जी, दुनिया में हाईएस्ट है जी का ये फर्स्ट यूनिट था जो 61% की एफिशिएंसी पे था। सो एक तो ये कि सर एफिशिएंसी का इससे ताल्लुक नहीं, जिधर वो इशारा वो बात कर रहे हैं कि ये प्लांट चला कितना, दैट इज़ नॉट इन द डोमेन ऑफ द कंपनी सर। वो तो CPP है जी ने जब पावर परचेज करनी है, हम तो स्टैंड बाई पे हैं। जब वो चाहेंगे हमने उसे प्लांट को चलाना है, सो वो डिसीजन भी हमारे हाथ में लाई नहीं करता सर। ठीक है। सो दिस टिल द फर्दर आउटकम ये पैरा डेफर रखें आप जी फाइन सर। ठीक है। Thank you. But I must appreciate audit department has been very vigilant in this. Sir. Thank you sir. बस सर ये एक है सर पंजाब थर्मल रह गया बस, उसके भी 2 पैरे। पंजाब अच्छा ठीक कितने पैरे? 6 पैरे हैं सर, एक रह गया कर ले वाइंड अप हो जाएंगे। सारे सेट बाकी सारे सेटल हो गए। जी सर। पेज जी ऑडिट सर जस्ट पेज सर, पेज नंबर 30। जो बाकी है वो हो गया सेटल है। जी सर।
पेज 30 सर कमेंट्स डिस्कस हो चुके हैं सर, कमेंट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। पैरा नंबर बोले सर। पैरा नंबर सर है 2.2.4.1। 2.2.4.1 जी सर। ओवर एंड अबव एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंश्योरेंस फ्रॉम अप्रूव्ड टैरिफ, ये सेम्स। ये वो है जो 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 आपने एलडी के बारे में बताया। जी सर। ये वही पैरा इस पे अपना पहले सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफ किया। सर हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो आपने एलडी चार्जेस रिकवर किए हैं ईपीसी से, वो हमें उसकी डिटेल्ड ब्रेकडाउन दे दें कि आपने किस किस मद में किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है कि $40 मिलियन किया इन्होंने। सो वी रिक्वेस्ट के $47 मिलियन, ऐसे ही 51 मिलियन। तो उसका ब्रेकडाउन हमें ऑडिट को दे दें कि किस तरह से सर चार्ज वो किया। एक मिनट जी, सर वो प्री पीएससी में भी हमने गुजारिश की थी कि ऑडिट टीम को हम पूरे अपने अकाउंट्स की डिटेल देंगे कि ये जो $52 मिलियन है किन किन हेड्स के अगेंस्ट चार्ज हुआ है, वो उसकी पूरी सेटलमेंट ज़ाहिर है हमारी बैलेंस शीट में है सर। सो वो दोबारा वेरीफाई करना चाहते हैं, हम दिखा देते हैं। नहीं उसमें नहीं है, बैलेंस शीट में आपकी डिटेल नहीं है, सिर्फ आपने ओवर लमसम चार्ज की हुई है, नोट भी नहीं है उसके अंदर। ये लिस्ट अवेलेबल है सर, सब्जेक्ट टू इनकी कंफर्मेशन के इसको सेटल कर दें सर। ऑब्वियसली आप एक जो लिमिटेड कंपनी है, ये प्राइवेट भी हो, तो आप ऑडिट बाहर से भी कराते होंगे, एक्सटर्नल ऑडिट भी होता होगा आपका। एक इंटरनल ऑडिट है हमारा और एक एक्सटर्नल सर, हर साल होता है सर, और 2 दफ़ा होता है आई थिंक सर। और गवर्नमेंट का ऑडिट भी होता है। गवर्नमेंट का अलग है सर। कम से कम 15% सैम्पलिंग तो करा ही लेते होंगे आप ऑडिट। सर हमारी 5 ज़्यादा जगह से हो होती है सर। और सर अल्लाह का शुक्र है सर, बहरहाल मैं तो अभी थोड़ा अरसे से यहाँ हूँ, वन ऑफ द फ्यू डिपार्टमेंट सर जिसमें अभी तक कोई ऐसा सच हम कहें कि बैड परफॉर्मेंस या मिस मैनेजमेंट या कोई एम्बेजलमेंट, अल्लाह का शुक्र है सर, कंपनी मेरी ठीक है सर। सर ये अभी इनका ट्रू अप नहीं हुआ, टैरिफ अप्रूव नहीं हुआ अभी तक नेपरा से। सो आई वुड रिक्वेस्ट मेरा हमारा देखें, हम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है कि ये हम आपके सामने लाएं। इशू जो है ये परफॉर्मिंग, हम इट्स लार्जर इशू है, कैपेसिटी पेमेंट्स वाला जो टेक और पे वाला जो एग्रीमेंट है, अगर वो कंपेटिटिव पे चला जाता तो आज सूरत हाल ये ना होती इस मुल्क के अंदर। तो ये बात ऑडिटर जनरल साहब को ऊपर करनी चाहिए थी पहले, कि जब ये पॉलिसी बन रही थी और हम एग्रीमेंट्स कर रहे थे आईपीपी के, तब हम कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर बात। हर साल हमारे पैरे बने हुए हैं, हर जगह पे ये हमने हाईलाइट किया है, और ये हमें डायरेक्शन है इसकी कि कैपेसिटी पेमेंट वाला जो इशू है इसको हाईलाइट करें। पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से फंसा हुआ है, वरना हमारे पास कोई और इशू नहीं है। और सेकंड सर ये है कि इनका अभी तक ट्रू अप नहीं हुआ। एक तो इनका डिले है प्रोजेक्ट, जैसे भी सर ने अर्ज किया था वो ये वाला प्रोजेक्ट। जी सर, ये जो है ना पंजाब थर्मल पावर वाला, जैसे सर बता रहे थे कि इससे ये काफी डिले का शिकार रहा सर। इसकी जो सीओडी थी वो 2019 में होनी थी, ये जाके कहीं 2023 कंपनी बना रही है, इसमें हुई। इनके लैंडर्स कौन है? हमारे लेंडर जी हबीब बैंक, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब। ठीक है। और इनका भी इन्होंने खुद ही जिक्र किया है, जो वो उन्होंने बड़े लाइट अंदाज में किया है। मुझे तो है कि इन्होंने टरबाइन अभी शुरू की और इनकी टरबाइन को आग लग गई। It's a big issue. नहीं है, but it's not like that। और वो भी जीई की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। और अब ये जो $47 मिलियन कह रहे हैं कि एलडी ले ली, वो टरबाइन सारी की सारी उसी को पड़नी लेकिन वो इंश्योरेंस थी ना, इंश्योरेंस हुई हुई थी। नहीं, इंश्योरेंस तो थी, लेकिन उसके ऊपर जो लॉस हो रहा है आपको, सर मेरी वो लॉस भी उसको डाल दें। हम हैरान ये हुए कि $47 मिलियन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हंसी खुशी इनको दे रहा है। हाँ। क्या वजह है कि क्यों दे रहा है इतनी $47 मिलियन इस अमाउंट? तो वो हंसी खुशी दे रहा है, ना आर्बिट्रेशन में गया, ना कहीं उसने केस किया। दिस इज समथिंग नीड टू बी अंडरस्टूड मेरे एटलीस्ट टू द चेयर। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इशू है कि ये सारी चीज़ें एलडी को चार्ज कर दी हैं, साथ ही टैरिफ में भी क्लेम की हुई हैं, तो कल को क्या होगा अगर टैरिफ में भी अप्रूव हो जाती हैं, एलडी से भी रिकवर हुई हैं, तो वो ये फिर जनरल सारफ के ऊपर पड़ जाएंगी। सर अगर इजाज़त दें तो मैं सर, मेरे भाई सर ऑडिट से वो सर 3-4 चीज़ों को ना सर मिक्स करके लेके चलते हैं सर। एक तो सर ये कि जब हम एलडी की बात कर रहे हैं, ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट पे थी जिसने ये कंस्ट्रक्शन की सर। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द करंट ऑपरेशन सर। जब इसका सीओडी हो गया तो उसके बाद से वो जिम्मेदार नहीं है इसका सर। जो हमने एलडीज चार्ज की हैं सर, वो इसलिए हम कर पाए कि अभी तक जितने उसके
आइटम्स थे कंप्लीशन के, उसने 100% कंप्लीशन नहीं की हुई थी, सो उसकी एक परफॉर्मेंस गारंटी हमारे पास पड़ी थी जिसको हमने एनकैश कर लिया। मांगने जाते तो वो कभी ना देता आपको सर। नंबर 3 सर के जो हम सेटलमेंट का एक एग्रीमेंट लेकर जा रहे हैं कैबिनेट में सर, उसमें हमारी कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं जो उनकी तरफ ऑलरेडी ड्यू हैं, प्लस उनका प्लांट एंड मशीनरी जो अपना यहाँ पे पड़ा हुआ है वो भी हमें देके जा रहे हैं, प्लस ये $52 मिलियन की जो एलडी हमने चार्ज कर ली जिसके अगेंस्ट वो जा रहे थे आर्बिट्रेशन में, वो भी नहीं मांग रहे। क्यों नहीं जा रहे? इंटरनेशनल कंपनी है सर, वो पिछले 5 साल से ये $1 मिलियन के लिए वो पाकिस्तान में फंसी हुई है सर। दे वांट टू क्लोज इट। ये सर कमर्शियल डिसीजंस बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल्स और तरह से सोचती हैं, वो हमारे सरकारी हिसाब किताब से नहीं चलती। दे हैव जस्ट रिक्वेस्टेड कि जी आप हमें एमिकेबल सेटलमेंट कर दें, वी वांट टू क्लोज आवर प्रोजेक्ट एंड गो बैक। कर दें जी सर, कर वो कर रहे हैं हम कैबिनेट। एमिकेबली हाथ जोड़ के गए बेशक। केस ऑलरेडी सर हम सबमिट कर चुके हैं कैबिनेट को, वो होपफुली नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा सर। ठीक है। सो लेकिन सेक्रेटरी साहब एक चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन भी है और ऑडिट की भी ये ऑब्जर्वेशन है, यू बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट्स, आप अपनी कंपनीज को बहुत वो कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा तो उनको ये फील होने दें कि आप सख्त मिजाज के, आप भी इनका ऑडिट करेंगे। सर वो ऑफ द रिकॉर्ड में आपको बता दूंगा कि या उनसे अलग मैं पूछ लीजिएगा कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ। बट सर व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट सर, आई ओन इट। अच्छा या बुरा जो भी काम करेंगे सर, आई एम आंसरेबल, आई हैव टू बी आंसरेबल। थैंक यू वेरी मच। बस ये आखिरी था सर इस पे अपना इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर ना सेक्रेटरी साहब वेरिफिकेशन नहीं सर, इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर ना मैं चाहता हूँ इस पे कोई वो नहीं, इसको ये ना समझिएगा कि हम कोई प्यूरिटिव एक्शन लेने लगे हैं, कोई प्यूरिटिव नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप कोई अपने ही लेवल के ऊपर खुद प्रोब करें कि इस सारे प्रोजेक्ट की क्या वजूहात थी फेलियर की, ताकि ये केस स्टडी बन जाएगी ना, फ्यूचर आने वाले एनर्जी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं वो आपसे सीखेंगे कुछ। सर मेरी गुजारिश होगी या तो सर फिर ये वाला जो इस कंपनी के एजेंडाज हैं हम आज डिस्कस नहीं करते सर, इस सब को पेंड कर दें आप सर। ठीक है। जो रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट हैं वो आप कर दें सर, जो नॉट रिकमेंडेड हैं उनको पेंड कर दें सबको सर, नॉट डिस्कस्ड हो जाए। सर हम बिल्कुल पेंडिंग रखने के हक में नहीं है, हमारा मकसद ये होता ही नहीं है कि हम किसी, लेकिन मैं थोड़ा पेंड करने के हक में हूँ। हमारा मकसद आपको एक अवेयर करना है अबाउट द फेयर्स। डीजी साहब जो चीज़ आपने सेटलमेंट की हुई है, जो आप एग्री करके हैं पीएससी में, वो आप पैरा सेटल कर दें। ठीक है। जो ये वाला पैरा है जिसके ऊपर से आपने ब्रीफ भी किया है, बड़ा अच्छा किया है, इस पे आप खुद एक प्रोब कर लें। मैं सर एक नॉन पेपर बना के आपसे शेयर कर लूंगा, फिर जैसे आप एडवाइस करेंगे और दैट शुड बी अ केस स्टडी फॉर योर डिपार्टमेंट आल्सो, ताकि कल को आने वाले लोग सीखें कि भाई यहाँ पे ये फॉल्ट था। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो हमारा सेटलमेंट एग्रीमेंट हो रहा है सर, वो कैबिनेट से अप्रूव हो जाए, वी साइन इट, वी क्लोज दिस ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर सर फाइनेंशियल्स हमारे पास क्लियर होंगे, फिर आई थिंक आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट सर। वी हैव एम्पल टाइम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर।